अस्सलामुअलैकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दबिस्तान दिल्ली। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू अदब की तारीख़। उर्दू अदब की तारीख़ में आपने पढ़ा उर्दू नसर का इर्तिक़ा, उर्दू शायरी की आगाज़ और इर्तिक़ा और फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सब हमने पढ़ा। और आज पढ़ेंगे हम दबिस्तान दिल्ली। सबसे पहले हम समझते हैं कि दबिस्तान मानी क्या होता है। दबिस्तान के मायने होता है स्कूल, मदरसा। तो ये जो दिल्ली की शायरी थी, दिल्ली की जो शायरी थी, सबसे पहले हम समझते हैं कि उस वक्त का पस मंज़र क्या था। उस वक्त के जो दिल्ली के सियासी हालात थे वो बहुत ख़राब थे। हर वक्त जंग फसाद होते रहते थे और हर दम बाहरी हमलों का खौफ रहता था। लोगों की जान और माल महफूज नहीं थी। इससे क्या है, आम आदमी के साथ साथ शायर भी मुतासिर हुए और उनका जो झुकाव था वो क्या हो गया, मजहबी हो गया और वो अपने आप में सिमट कर रह गए। और उनकी जो शायरी थी तो उनकी शायरी में क्या हो गया, संजीदगी आ गई, मतानत और वक़ार आ गया। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली एक ज़माने तक मरकज़ रही है, क्योंकि दिल्ली शुरू से कैपिटल रही है। यहीं से हुकूमत किया गया है। बादशाह राजाओं ने दिल्ली को अपना मरकज़ बनाया, कैपिटल बनाया और यहाँ से हुकूमत की है। चुनांचा मरकज़ होने की वजह से तहज़ीब, सक़ाफ़त, ज़बान व बयान हर मामले में इसे ही मेयार का पैमाना तस्लीम किया गया है। क्योंकि ये मरकज़ थी, इसलिए तहज़ीब, सक़ाफ़त, ज़बान, बयान या कोई भी मामला हो इसे क्या है, मरकज़ी हैसियत दी गई है। और इस मामले में क्या है, यहीं को क्या है, इसका पैमाना तस्लीम किया गया है। चुनांचे दिल्ली की ज़बान टकसाली करार पाई और इसे ही हर जगह रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, या यूँ कह लीजिए कि हर जगह का शायर इसी से रहनुमाई लेने लगा। जहाँ भी ज़बान व बयान के सिलसिले में कोई इख्तलाफ होता तो दिल्ली ही के शोरा या फिर फ़ारसी शोरा के कलाम से सनद ली जाती। अब शायरी में अगर कुछ भी परेशानी होती, ज़बान व बयान के मामले में इख्तलाफ होता, एक दूसरे में झंझट हो जाता है कि नहीं ये ज़बान इस्तेमाल होगा, ये बातें, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगी, तो इसके लिए क्या होता है था कि दिल्ली के शोरा या फिर फ़ारसी के शोरा के कलाम से सनद ली जाती थी। उससे समझ ली जाती थी कि यह कहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाना है। अहले लखनऊ भी दिल्ली ही से रहनुमाई लेते रहे। जब अवध दिल्ली की मुग़लिया सल्तनत से आज़ाद होकर खुद मुख्तार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि अब जब हम सियासी एतबार से मरकज़ से आज़ाद हो गए हैं तो क्यों ना दूसरे मामलात में भी हम अलग रविश इख्तियार करें। अब जब अवध दिल्ली की मुग़लिया सल्तनत से आज़ाद होकर खुद मुख्तार हो गया तो वहाँ के लोगों ने क्या सोचा कि जब हम सियासी एतबार से अलग हैं, मरकज़ से अलग हो गए हैं, तो दूसरे मामलात में भी हम क्या है, इनसे अलग हो जाएं। चुनांचे शऊरी तौर पर यह कोशिश हुई कि ज़बान के मामले में अहले दिल्ली से हटकर चला जाए। इसके नतीजे में तस्कीर व तानीस का फ़र्क पैदा हुआ। लखनऊ और दिल्ली वाले एक दूसरे को कमतर और बरतर समझने लगे और यूं दो स्कूल वजूद में आए जिन्हें दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ कहा जाता है। अब जब ये अलग हो गए, लखनऊ के अलग लोग अलग हो गए, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कमतर समझने लगे, अपने आप को बरतर और दूसरे को कमतर समझने लगे। और इसीलिए क्या हुआ कि दो स्कूल वजूद में आए, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, जो कि बहुत ही मशहूर है। और यहाँ के शोरा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये अजीब इत्तफाक है कि जब सल्तनत मुग़लिया दम तोड़ रही थी, इस वक्त दिल्ली में उर्दू का आगाज़ हो रहा था। जब सल्तनत मुग़लिया दम तोड़ रही थी, सल्तनत मुग़लिया का आखिरी दौर था, अंग्रेज़ की हुकूमत आ गई थी, अंग्रेज़ पूरी दिल्ली पर क्या काबिज़ हो गए थे, तो उस वक्त क्या है, उर्दू का आगाज़ हो रहा था। दिल्ली की शायरी की धूम दिल्ली में मची हुई थी और वली की शायरी से मुतासिर होकर शुमाली हिंद में भी लोग उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे। क्योंकि वली दक्कन के शायर थे तो शुमाली हिंद और वो उर्दू में लिखते थे, तो इसलिए वहाँ के लोग भी क्या है, उर्दू शायरी की तरफ क्या है, मुतवज्जा हो रहे थे। फारसी में शायरी करने वाले शोरा भी तफनन तबा के लिए कभी कभी उर्दू में भी शेर कह लिया करते थे। तफनन तबा कहते हैं दिल लगी या तफरीही को, यानी दिल लगी तौर से या तफरीही तौर से क्या है, वो कभी कभी उर्दू में शेर कह लिया करते थे। क्योंकि उस वक्त फ़ारसी शायरी को बहुत आला दर्जे की शायरी समझी जाती थी।
फिर बाकायदा उर्दू में शायरी की जाने लगी। और चूंकि इन्हें वली की शायरी में सिफत इहाम की खूबी नजर आई, इसलिए इस दौर के ज्यादातर शुअरा ने इहाम गोई पर कुछ ज्यादा जोर दिया। क्योंकि वली की जो शायरी थी वो उर्दू में लिखते थे, खूब करते थे। इहाम गोई मतलब होता है कि किसी लफ्ज के दो मायने होते हैं और शायर क्या है, दूर की मायने से अपना मतलब निकालता है, इसे इहाम गोई कहते हैं। तो उस वक्त के शुअरा ने क्या है, वो इहाम गोई पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया। जबान के छान फटक के लिए ये जरूरी भी था। इस जमाने की शायरी सीधी सादी है। इस दौर को इहाम गोई का दौर कहा जाता है क्योंकि वली दखनी अपनी शायरी में इहाम गोई का इस्तेमाल करते थे। इसलिए उस वक्त के शायर को लगा कि इहाम गोई अच्छी चीज़ है और उसने इहाम गोई पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया। इसलिए उस दौर की शायरी को इहाम गोई का दौर कहा जाता है। इस दौर में हातिम, फायज, आबरू, शाकिर नाजी, मगमून और यक रंग शामिल हैं। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और शाह हातिम भी इस दौर में शामिल थे, लेकिन इन दोनों हजरात ने सिफत इहाम और सनाया बदाए के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की सख्त मुखालफत की और साफ सुथरी शायरी के लिए फिजा हमवार की। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और शाह हातिम भी इसी दौर में शामिल थे, लेकिन इन लोगों को इहाम गोई और सनाया बदाया बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन लोगों ने इसकी सख्त मुखालफत की और साफ सुथरी शायरी के लिए क्या है, फिजा हमवार की। जिस फिजा में मीर, सौदा और ख्वाजा मिर्दद की शायरी परवान चढ़ी और बाद में यही दौर उर्दू शायरी का अहद ज़री दौर कहलाया। और जब मीर, सौदा और ख्वाजा मिर्दद की शायरी परवान चढ़ी और उन लोगों ने शायरी की, तो ये जो दौर था ये क्या है, अहद ज़री दौर कहलाया, यानी गोल्डन पीरियड कहलाया शायरी का। तीसरी दौर में ज़ौक़, गालिब और मोमिन आते हैं। इसके फौरन बाद दाग और अमीर मिनाई आते हैं। ये सब दबिस्तान दिल्ली की नुमाइंदगी करते हैं और ये सब जो शायर हैं ये लोग दिल्ली के शायर थे और ये लोग क्या है, दिल्ली के जो दबिस्तान दिल्ली की ही नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली में जिस वक्त शायरी अपने उरूज पर थी, इस वक्त सियासी अबतरी का ज़माना था क्योंकि सियासी हालात बिल्कुल बिगड़ी हुई थी दिल्ली के और शायरी क्या है, अपने उरूज पर थी, यानी बुलंदी पर थी। चारों तरफ इंतशार और बदअमनी फैली हुई थी। हर दम बाहरी हमलों का खौफ था। लोगों का जान माल महफूज ना था। चुनांचे सियासी और समाजी हालात से शायर भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इनमें मजहबी झुकाव पैदा हो गया और वो अपने आप में सिमट कर रह गए और उन्होंने अपने अंदरून खाना एक दुनिया आबाद कर ली। यही वजह है कि दबिस्तान दिल्ली की शायरी में संजीदगी, मुतानत और वज़न व वक़ार है। दिल्ली की शायरी में खेल खेलने का अंदाज नहीं बल्कि वारदात क़ल्बी का बयान है, क्योंकि उस वक्त बहुत वारदात होते थे, लोगों की जान और माल क्या महफूज नहीं थी, हमले का खौफ था और सियासी और समाजी हालात भी क्या है, बहुत बदतर थे, बुरा हाल था। इससे शायर भी क्या है, मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। तो इसलिए इनकी शायरी में क्या है, संजीदगी भी है, मुतानत भी है और वज़न और वक़ार भी है। अहले दिल्ली की नज़र वारदात क़ल्ब और जज्बात की हकीकी पेशकश पर होती है, इसलिए इनके इशार सादा और मौसर हैं। और अहले दिल्ली जो शायरी करते थे उनकी नज़र किस पर थी, हकीकी बातों पर थी, इसलिए इनके जो इशार होते थे वो सादा और मौसर होते थे, यानी असर करने वाले होते थे। जब इंसान पढ़ता था तो उसके दिल में ये बातें लगती थी। डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी ने दिल्ली शायरी की खुसूसियत इन अल्फाज में बयान की है। दिल्ली में शायरी अपनी मानवी और इसलिए असालेबी हैसियत से ऐसी बुनियाद पर खड़ी हुई जो इंसानी ज़िंदगी के साथ हमेशा वाबस्ता और कायम रहने वाली है। और नूरुल हसन हाशमी क्या लिखते हैं, कहते हैं कि दिल्ली की जो शायरी है वो क्या है, इंसानी ज़िंदगी के साथ हमेशा कायम रहने वाली है, उसके साथ वाबस्ता रहने वाली है, क्योंकि वो इंसानी ज़िंदगी की शायरी है। सच्ची मोहब्बत की रूहानी वारदातें इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ हैं, इसलिए दहलवियत उर्दू शायरी में एक ऐसी कैफियत है जो हमेशा लुत्फ देने और हमेशा कायम रहने वाली है। और दिल्ली की शायरी जो है ऐसी है जो क्या है, हमेशा लुत्फ देने वाली है, मज़ा देने वाली है और हमेशा कायम रहने वाली है और हमेशा रंग रूप में नए सिरे से पैदा होने वाली है। दिल्ली का इस ज़माने का माहौल भी तगज़्ज़ुल के लिए बहुत मौजू था। यही सही है कि दिल्ली से दहलवियत इसके तमद्दुन के साथ रुखसत हो गई, लेकिन दहलवियत खुद एक नफ्स थी
कैफियत होने के बाद ज़रूर कभी ना कभी किसी शायरी में जलवागर होती रहेगी। अब क्या है, दिल्ली की जो हुकूमत थी वो तो ख़त्म हो गई और दहलीवियत जो थी वो इंसान के खुद नफ्सी में यानी कि इंसान के नफ्स में घुसी हुई थी, क्योंकि इंसान के जो आदत है, फितरत है, वो फ़ौरन नहीं बदलती है। इसलिए जो शायर है उसके शायरी में भी क्या है, दहलीवियत क्या है, जलवागर होती रहेगी और उससे उस तरह की शायरी निकलती रहेगी। दबिस्तान दिल्ली की अदबी हैसियत मुसल्लिम है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के कलाम में दाखिलियत भी है और आमद भी। इनके जज्बात में शिद्दत भी है और रूहानियत भी। ज़बान में सादगी भी है और मतानत व संजीदगी भी। इख्तिसार भी है और रवानी भी। हिंदी के सबक व शीरीन अल्फाज भी हैं और फ़ारसी के शगुफ्ता तरकीबें भी। मुख्तसर हम यूं भी कह सकते हैं कि दबिस्तान दिल्ली ने एक तरफ हिंदी के सुरीले अल्फाज और दूसरी तरफ फ़ारसी तरकीबों, तशबीहात व इस्तिराआत से ज़बान को हसीन बनाया। सनाया बदाया का सलीक़े से इस्तेमाल, तसफ़ुफ़ और फ़लसफ़े का रंग दबिस्तान दिल्ली के शोरा पर नुमाया नज़र आता है। सादगी में परकारी, इख्तिसार में बलागत, सोज़ो गुदाज, वज़न वक़ार, संजीदगी, मतानत दबिस्तान दिल्ली की अहम खुसूसियत है। और दबिस्तान दिल्ली की क्या खुसूसियत है कि सादगी भी है, मुख्तसर भी है। मुख्तसर की जमा मुख्तसर में भी लिखा जाता है, बलागत भी है यानी इसमें थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर भी बात लिखी जाती है। सोज़ो गुदाज भी है यानी गमगीन बातें भी हैं और वज़न वक़ार भी है यानी वज़न भी है उसमें और संजीदगी भी है उसमें। तो दबिस्तान दिल्ली की क्या है, अहम खुसूसियात हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।